भगवान प्रभु राम की लीला बहुत न्यारी है और 2024 के चुनाव से पहले जो कैलेंडर की कुंडली बन रही है उसमें ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो हिंदुस्तान के जनमानस के मान प्रतिष्ठा के प्रभु हैं श्री राम, उनको लेकर के एक बड़ा आयाम बनने वाला है। बड़ी घटना या कार्यक्रम कह सकते हैं आप कि अयोध्या का मंदिर करीब 550 सालों के संघर्ष के बाद स्थापित होने जा रहा है। 22 जनवरी को उसकी तिथि तय की गई है। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, देश भर के लोग आएंगे। इसी के साथ दो और, काशी और मथुरा भी इसमें आप जोड़ लीजिए, क्योंकि काशी में वो रिपोर्ट सर्वे की सबमिट हो गई है और मथुरा में भी कार्यक्रम ऐसा ही चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी बिना लाग लपेट के, संकोच के इसको फोरफ्रंट पर रख के वो कहते हैं कि वो इस मुद्दे और इशू के साथ में है। उनको कोई झिझक शर्म नहीं है, ये बल्कि उनका ये एजेंडा है और उसको स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, क्योंकि ये जनमानस के अंदर है। क्या 2024 के जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसमें ये एक बड़ा मुद्दा होगा या नहीं होगा? सवाल ये है बहुत बड़ा। अब मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा होगा इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि क्रेडिट लेने के लिए भी बहुत सारे दल खड़े हैं। इस बात की भी उलाहना दी जा रही कि हमको मंदिर के उद्घाटन के मौके पर बुलाया क्यों नहीं जा रहा है। कांग्रेस नेताओं ने ऐसा कहा है। उस पर भी बहुत वाद विवाद कि सिर्फ एक पार्टी को क्यों बुलाया जा रहा है, मतलब प्रधानमंत्री जी क्यों जा रहे हैं। हालांकि वो प्रधानमंत्री की हैसियत से जा रहे हैं, पार्टी की हैसियत से नहीं जा रहे हैं। लेकिन ऐसे तमाम विषयों को अगर आप समाहित करके देखें तो ये एक थ्रेड है, ये एक बड़ा विषय है जो 24 के चुनावों को प्रभावित करेगा। अब जिन्होंने इसके साथ में थे, जिन्होंने प्रभु राम के अस्तित्व को चुनौती नहीं दी, वो तो इसका थोड़ा बहुत लड्डू खा सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इसको सिरे से नकारा है उनके लिए समस्या होने वाली है, क्योंकि ये मुद्दा तो बनेगा और इस मुद्दे को कैसे टैकल किया जाएगा ये एक बड़ा इशू है। इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा और कितना ये चीज़ों को प्रभावित करेगा और कैसे कैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 22 जनवरी को जो कार्यक्रम है वो बहुत विशाल बड़े पैमाने पर होने वाला है। हालांकि बहुत सारे लोग अभी भी डिनायल के मोड में है कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ पत्रकारों का पैनल है। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं, प्रेम कुमार जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अभय दुबे जी हैं। चुनावों से फुर्सत मिल गई तो हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सब लोगों का। रामकृपाल सर, मुद्दा है 2024 का या नहीं? क्योंकि अब ये पूरी तरीके से जिसको कहते हैं कि वातावरण में व्याप्त हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और बहुत लंबे संघर्ष और उतार चढ़ाव के बीच ये होने जा रही है। रामकृपाल जी। नीरज जी, जो भी आपने अभी तक कहा है वो सब मैं उससे सहमत हूँ, सही है। बस उसमें एक बात मैं ये कह रहा हूँ, जो आप कह रहे थे क्या बनेगा, वो बनेगा नहीं, बन गया है, बहुत पहले से बन गया है। अब उसको कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो असफल होगा। और मैं, देखिए, अभय जी तो कई हमारे साथ बहस में रहते हैं, प्रेम भाई भी हैं। मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि कोई भी पार्टी, चाहे वो कितनी राष्ट्रवादी हो, अपने अस्मिता या हिंदुत्व जो कह लीजिए उसकी बात करती हो, लेकिन वो जनता की जरूरतों को नजरअंदाज करके सिर्फ राष्ट्रवाद के नाम पर कभी भी कोई पार्टी नहीं चल सकती। इसलिए मैं एक उदाहरण भी देता हूं। जब मैं बचपन में छोटा था, बहुत, ये बात सन 62 की मैं बता रहा हूँ, 60-62 की, जब जनसंघ पार्टी हुआ करती थी और मुझे नहीं लगता था कि उसको कोई वोट वोट भी मिलता होगा खास, तो हमारे यहाँ, मेरे क्षेत्र में सीपीएम भी थी, लड़ती थी। लेकिन दीवारों पर एक, बचपन में मैं एक नारा एक गेरुआ गेरुआ रंग से एक नारा लिखा रहता था कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। तो कहने का मतलब यह है कि विकास और राष्ट्रीयता,
हिंदुत्व ये जनसंघ के डीएनए में रहा है। और अब जो कुछ घटनाएं आप बता रहे हैं, इस समय जो माहौल बन रहा है, मैं समझता हूं उसका एक बहुत बड़ा विस्तार है। अगर मैं उसको महत्तम ना कहूं तो बहुत बड़ा विस्तार है। जो आप उसको कोइंसिडेंस कह लें, जिस राम मंदिर को जैसे आपने कहा कि 550 सालों से, और वो इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड, वो अस्मिता में बसा हुआ है। जैसे मैं शरीर के बारे में कहता हूं कि दो चीजें होती हैं, नाभि भी है और नाक भी है। आप दोनों में से ये नहीं कह सकते कि इस बार हम सिर्फ ये लड़ाई पेट की है, जी नहीं, दोनों जुड़े हुए हैं। पेट भी है तो नाक भी है, आइडेंटिटी भी है। रिलीजियस कोई भी हो, अमीर हो गरीब हो, कहीं ना कहीं उसके जीवन में रोटी से अलग हट करके भी कुछ चीजें होती हैं। और मैं ये कहता हूं कि अब जो आकर के जो विकास, जिसके आप अलग अलग, अभी जो ये चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें तो अयोध्या मंदिर नहीं था ना, मतलब हो सकता है कि, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस है वो थी, लेकिन उसके बावजूद क्यों जीते हैं, तो ये नहीं कोई कह सकता कि सिर्फ हिंदुत्व की जीत रही है तीनों राज्यों में ही, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं विकास है। और जाहिर सी बात है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब पेट भरता है तो बात नाक पर आती है। तो अगर पेट भरा हुआ है और बात नाक की है तो इसमें निश्चित रूप से जो माहौल है उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो किसी के पक्ष में बना हुआ है। अब और कौन कितना उससे आगे ऐड ऑन कर सकता है ये अलग की बात है, और कितना जो लोग इसके विरोधी थे या किसी रूप में, वे लोग किस तरह से इसका समर्थन करते हैं या इसकी कोई काट ढूंढते हैं। काट ढूंढने की कोशिश की गई थी, भारत जोड़ो यात्रा, इंडिया अलायंस और जातीय जनगणना, ये तीनों गुब्बारे दग चुके हैं इस विधानसभा चुनाव में। अब कोई नई रणनीति, कोई नया हथियार, कोई नया नैरेटिव गढ़ा जाए, हो सकता है। कल मीटिंग है लेकिन वक्त बहुत कम बचा है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो 3 रणनीति थी जिनका लाभ लेने की कोशिश की जा रही थी, भारत जोड़ो, इंडिया अलायंस और जातीय जनगणना, ये तीनों बहुत हद तक आजमाए जा चुके हैं। इन हथियारों से आगे की लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल काम है। और प्लस जैसा कि आप कह रहे हैं कि अब जो है राम मंदिर ही नहीं, जिस तरह से आज ज्ञान वापी के बारे में रिपोर्ट सबमिट की गई है और मथुरा के बारे में सारी चीजें हैं, मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन निश्चित तौर पर अब मई जून तक ये तीनों मुद्दे किसी न किसी रूप में आते रहे। रामकृपाल जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि जो पिछले 3 विधानसभा चुनाव हिंदी बेल्ट वाले थे, इसमें ये मुद्दा असरकारक नहीं था या था ही नहीं, या ये मेरा दबा छुपा था? देखिए, मैं जैसे हमेशा एक बात को कहता हूं कि कोई भी जब प्रश्न पत्र देने जाता है तो उसमें एक सवाल नहीं होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरा यही कहना है कि कोई एक चीज अकेले नहीं चलती है। मेरा एक, जो आप बात कह रहे हैं कि मैंने कहा था अभी तो मंदिर वाला अब शुरू होगा, जो उसका असली, जैसा आप कह रहे हैं घर घर जाएंगे, जैसे कल मोदी जी ने कहा घर घर राम, घर घर अयोध्या, तो वो जो चीजें हैं, मतलब उसका एक होता है ना कि एक मैक्सिमम जो माहौल बनेगा। अब जो मुझे नहीं पता है कि 22 जनवरी को जो माहौल बनेगा, या अभी हो सकता है जिस तरह से आज शुरू हो गया कि रिपोर्ट जाहिर की जाए जो ज्ञान वापी की रही है या मथुरा के मामले में है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें जो आप जिस तरफ इंगित कर रहे थे, मैं कह रहा हूं उसको उठाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी उठ चुकी हैं। अब सवाल इस बात का है कि कौन पार्टी कितना उससे लाभ लेती है, कौन उसकी जनक रही है, कौन कहेगा कि मेरे नाते है, तेरे नाते है, ये सब चीजें चलेंगी जी। तो लेकिन जो कह रहे हैं कि मुद्दा बनाया जाएगा, मुद्दा ऑलरेडी बना हुआ है जी। अभय दुबे जी, घर घर राम, घर घर अयोध्या, ये नारा भी दे दिया बीजेपी ने जी, टॉप मोस्ट है ये, और 22 जनवरी के बाद तो सब कुछ राममय दिखेगा। 24 के चुनाव का ये एक प्रमुख सूत्र होगा, लगता है आपको? देखिए, मैं रामकृपाल जी की इस बात से सहमत हूं कि ये मुद्दा बन चुका है, और न केवल अभी से बन चुका है, बल्कि मैं मानता हूं कि ये मुद्दा मुद्दतों से, जब से ये मुद्दा 90 के दशक से ही मुद्दा बना हुआ है और उत्तरोत्तर प्रभावी होता जा रहा है। और जब चीज ज्यादा प्रभावी हो जाती है तो जरूरी नहीं होता कि उसको बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में कहा जाए।
उसका प्रभाव और पहले से ही राजनीति पर, सार्वजनिक जीवन पर, पूरे विमर्श पर होता है। तो राम मंदिर मुद्दे का प्रभाव इस तरह का है। अब प्रश्न इस बात का है कि क्या ये जैसे एक फिल्म होती है, तो फिल्म में जब जबरदस्त एक्शन चल रहा होता है, जबरदस्त खलनायक और हीरो के बीच में पैंतरेबाजी चल रही होती है, तो एक 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 बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, एक पृष्ठभूमि में एक संगीत चलता है, और वो संगीत जो है वो उस पॉलिटिकल, उस एक्शन को बहुत प्रभावी बना देता है। तो मेरे दिमाग में सवाल ये है कि क्या ये राम मंदिर का मुद्दा एक प्रभावी बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह रहेगा चुनाव में, या ये उस एक्शन की तरह चलेगा जो कि अग्रभूमि में चल रहा है, उस एक्शन की तरह होगा। तो ये एक सोचने की बात है। इसके ऊपर हम सब लोगों को आकलन करना चाहिए। जहां तक मैं मोदी जी की राजनीति को समझता हूं, मेरा मानना है कि मोदी जी की पसंदीदा बात यह होती है कि उनके अपने गवर्नेंस पर चुनाव लड़ा जाए, बजाय इसके कि राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। राम मंदिर का मुद्दा केंद्रीय मुद्दा हो, घोषित रूप से उसी के आधार पर वोट मांगे जाएं। क्या ऐसा करेंगे मोदी जी, या ये मुद्दा रहेगा, हवाओं में रहेगा, प्रभावी रूप से रहेगा और राजनीति को और चुनाव की प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करेगा? और लेकिन दरअसल वोट मांगे जाएंगे। मोदी जी ने पिछले 10 साल में जो किया है, या पिछले 5 साल में जो किया है, या जो उनका पूरा एक खुशनुमा कहानी, एक हैप्पी नैरेटिव, एक फील गुड नैरेटिव वो सारे देश को लगातार सुना रहे हैं, उस आधार पर वोट मांगे जाएंगे। मेरे सामने ये सवाल है। मैं समझता हूं कि मोदी जी उसी फील गुड नैरेटिव के आधार पर वोट मांगेंगे। ये मुद्दा रहेगा, लेकिन उस पृष्ठभूमि संगीत की तरह रहेगा, जो अग्रभूमि में जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को काफी प्रभावी बना देता है। मैंने जब इससे पहले बहुत सारी चर्चाएं की है ना, तो यहीं पे बैठ के राजनीतिक दल और बहुत सारे एनालिस्टों ने ये बात कही है, ऑन रिकॉर्ड कही है, कि राम मंदिर अब कोई मुद्दा नहीं है, बन गया, अब क्या है, खत्म, अब क्या का मुद्दा। वो मुद्दा तब तक था जब तक विवाद था और बीजेपी उसका लाभ ले रही थी, लेकिन अब बन गया ना, अब खत्म, ये मुद्दा नहीं है। इस चैनल पे एक बार नहीं दर्जनों बार बोला गया है। सवाल यहाँ पे ये है कि मोदी जी डेफिनेटली अपने काम पे मांगते हैं, और लाभार्थी उन्होंने एक बड़ा वर्ग खड़ा किया और उन्होंने जाति की नई परिभाषाएं गढ़ दी हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, मुझे लगता है वो फोर फ्रंट पे है। इन 3 विधानसभा के चुनाव में कोई पकड़ नहीं पाया, वो अलग बात है, लेकिन ये फ्रंट पे थी। और बीजेपी ने तो लिख के दिया था ना कि हमारे ये 3 मुद्दे, जिसमें 2 तो हो गए हैं, तीसरा एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बाकी है, वो भी इस प्रक्रिया में डाल दिया गया जो होगा। तो बीजेपी क्यों नहीं इसको फोरफ्रंट में रखी? जो कहा सो किया उनका। तो सही, तो मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने लिए ही सवाल रख रहा हूं। मैं तो खुद ही अपने आप से पूछ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, मैं तो अपने आप से पूछ रहा हूं कि क्या इसी मुद्दे पे वोट मांगे जाएंगे केंद्रीय रूप से, या ये मुद्दा रहेगा, माहौल को प्रभावित करता रहेगा, वोट किसी और चीज पे मांगे जाएंगे? मैं तो खुद भी ये सवाल पूछ रहा हूं। हमारे यहाँ साथी बैठे हुए हैं, सभी लोग ज़हीन हैं, अगर वो मेरी जिज्ञासा को शांत कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रेम कुमार जी, क्या लगता है आपको? जी प्रेम कुमार जी। जी देखिए नीरज जी, ये मुद्दा आज से ने 90 के दशक से है, और चुनाव नतीजों को जब हम देखते हैं, कोई भी नतीजा, पिछला जो चुनाव नतीजे आए 2019 के, वो क्या राम मंदिर के मुद्दे पर आए थे? वो कई तरीके से राष्ट्रवाद था, पुलवामा था, राम मंदिर भी था, लेकिन राम मंदिर मुद्दे का इम्पैक्ट यूपी के बाहर या हिंदी पट्टी के प्रदेशों से बाहर कहां और कितना हुआ, यह भी हमेशा देखे जाने वाली बात रही है। और हम तो ये जानते हैं कि जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, कई प्रदेश पर राष्ट्रपति शासन लगा था, और उसके बाद जब तुरंत चुनाव हुए थे, तो वो सभी सरकारें बीजेपी वापसी नहीं कर पाई थी। तो राम मंदिर तब क्या मुद्दा नहीं था लोगों के बीच? तब तो वो राम मंदिर आंदोलन चरम पर था, लेकिन तब भी सरकारें वापसी नहीं कर पाई थी, और वो हिंदी पट्टी के ही राज्य थे। तो बारंबार ये कोशिश की जाती है कि राम मंदिर ही वो मुद्दा है जिसके आधार पर बीजेपी आगे बढ़ी है, लेकिन नहीं। मैं मानता हूं कि वो सोशल इंजीनियरिंग भी है, वो उसका राष्ट्रवाद भी है, वो उसका विकास वाला नारा भी है, वो तमाम चीजें हैं जिसका बिल्डअप के लिए जो सारे मुद्दे हैं,
अब उसको जब जीत मिल जाती है तो आप उसको मोदी मैजिक बोल देते हैं, तो आप उसको राम मंदिर के कारण बोल देते हैं, तो आप उसको सोशल इंजीनियरिंग बोल देते हैं, किसी भी तरीके से परिभाषित कर लेते हैं, वो सुविधा होती है। तो लेकिन चुनाव से ठीक पहले हम क्या इसको इस रूप में देखें कि ये राम मंदिर का मुद्दा आ गया तो अब बाकी सारे मुद्दे ध्वस्त हो जाएंगे? तो हम इसको इस रूप में देखते हैं कि जो जैसे हालिया चुनाव हुए वहां हारा गैर बीजेपी दल हार गई, कांग्रेस की हार हुई, लेकिन इसके बावजूद अगर ये राम मंदिर का मुद्दा अगर उस रूप में चल रहा होता जिस रूप में अभी बताया जा रहा है या बताया जाने वाला है, तो तब तो ये और भी कांग्रेस को 40% के करीब वोट नहीं आते या पॉपुलर वोट्स उसके ज्यादा नहीं आते। वो ये जो इस हिसाब से हम ये देखते हैं कि राजनीति खुली हुई चीज होती है, उसमें बेरोजगारी का भी मुद्दा काम करता है, उसको मापने का कोई यंत्र नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों का कोई ऐसा राम मंदिर जैसी भव्यता बेरोजगारी के प्रदर्शन में उसमें नहीं दिख रही है, या कि उसको दूसरे शब्द भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी जो मुद्दे हैं, जो जनता की बेचैनी है जिस वजह से संसद में घटनाएं घट जाती हैं, वो उसका प्रकटीकरण नहीं हो पाता है। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं, ये दिख रहा है कि राम मंदिर मुद्दा है, इसको दिखाया जा रहा है कि राम मंदिर मुद्दा है, क्योंकि सत्ताधारी दल को इस आधार पर अपने नैरेटिव्स गढ़ने हैं। लेकिन बहुत सारे मुद्दे जो चुनाव में आते हैं और रिजल्ट भी लेकर आते हैं, कंक्लूसिव रिजल्ट भले ना हो, तो उस हिसाब से हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि ये मुद्दा क्या कंक्लूसिव रिजल्ट देने में बीजेपी को कारगर होगा। जी, तो क्या इनको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, आप ही कह रहे हैं? देखिए, राम धर्म को राजनीति में तो खुल करके इस्तेमाल हुआ है भाई। हमारे संविधान में चुनाव आयोग की निर्देशों में साफ तौर पर लिखा गया है कि धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना है, लेकिन घोषणा पत्र में भी डाल दिया गया और लगातार डाला गया। अब इसलिए इसको क्या कहें, इसकी तो पूरी ही धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो धर्म का इस्तेमाल राजनीति में हो रहा है और खुल करके हो रहा है, और सभी दल कर रहे हैं। हाँ, वो कह सकते हैं सभी दल कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन धर्म का इस्तेमाल हो रहा है, ये स्पष्ट है। अब चूंकि बहुमत के तुष्टीकरण को तुष्टीकरण नहीं बोला जाता है, बहुसंख्यक के तुष्टीकरण को तुष्टीकरण नहीं बोला जाता है, अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण को तुष्टीकरण बोला जाता है। बहुसंख्यक का तुष्टीकरण कैसे है ये? देखिए, बहुसंख्यक का तुष्टीकरण बीजेपी की सियासत में आपको खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वो है नकारने की सियासत। राम मंदिर बहुसंख्यक का तुष्टीकरण कैसे, ये बताइए आप। नहीं, आपने राम मंदिर लिया, मैंने तो राम मंदिर बोला भी नहीं था। मैं तो संदर्भ यही, चर्चा वही हो रही सर आज तो। नहीं, बहुसंख्यक के तुष्टीकरण के बहुत सारे उदाहरण है। अब जैसे जम्मू कश्मीर का मुद्दा आता है, धारा 370 का आता है, तो हम जो होना होगा। धारा 370 क्यों रहनी चाहिए वहां पे? उस पर बहस हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, वो भी बहुसंख्यक का तुष्टीकरण नहीं है। देखिए, अब आप कांग्रेस के ही सारे बयान या जिन्होंने बनाया था उसको देखें, बात वो नहीं है। धारा 370 देखिए, नहीं रुकिए प्रेम कुमार जी, रुकिए, देखिए यहीं पे गड़बड़ होता मामला। हम लोग कई बार ना अपने आप को बहुत इंडिफरेंट दिखाने के लिए कई ऐसी चीज़ों पे राय बना लेते हैं या व्यू ले लेते हैं या स्टैंड ले लेते हैं जो तथ्यों पे खरी नहीं उतरती है। 370 हट जाना बहुसंख्यक का तुष्टीकरण आप कह रहे हैं, किस आधार पे है ये? आप बोलने दीजिए हमें। 370 लेकर हमारी सरकार आई थी और 370 हटे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसकी भी कुछ एक सीमा है, उसके तहत वो फैसला आया है और जाहिर बात है। लेकिन जब सरकार फैसले ले रही थी तो जम्मू कश्मीर की जनता क्या सोचती है उस बारे में कुछ नहीं सोचना है, बहुसंख्यक क्या सोचता है। अदालत ने क्यों नहीं इसका संज्ञान ले लिया सर? प्रेम कुमार जी, यही तो सवाल है ना। अदालत के पास तो खुला था ना, बैठे थे सब न्यायमूर्ति जी लोग। अदालत ने तो साफ साफ कहा, क्या कहा? फैसले में कहा है, क्या फैसले में कहा है कि भाई जो विधानसभा की शक्ति को जिस तरीके से संसद की शक्ति में सन्निहित किया गया है, ये तरीका उचित नहीं है। तो क्यों नहीं पलट दिया? क्यों नहीं पलट दिया? यही तो ये दुनिया पूछ रही है। नहीं, दुनिया नहीं पूछ रही सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्रेम कुमार सर, प्लीज। हर मामले में ऐसा हो रहा है। प्रेम कुमार जी सुनिए ना सर, प्रेम कुमार जी 370 हटाने का जो पूरा प्रोसेस किया गया था,
आप बैटरी ऑफ लॉयर्स, लॉ लिवनियर्स बैठा लीजिए, कमी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जब कोर्ट फैसला, सुनिए ना सर, अरे सुनिए ना सर, मेरे को तो बोलने दीजिए ना। कोर्ट कोई भी फैसला वही करता है जो उसके सामने उपलब्ध साक्ष्य होते हैं, व्यूज पे नहीं करता वो फैसला। तो बहुत सारे लोग ये आलोचना कर रहे हैं कि वहां जनभावना की उसको अवलोकन किया गया, लेकिन जिस फ्रेमवर्क के अंदर वो फैसला लिया गया है, कोर्ट ये भी नहीं कह सकता कि वो फैसला गड़बड़ था, वरना वो पलट देता। ये बात ध्यान रखिएगा। नहीं, उस प्रोसेस को सर आप समझ लीजिए जिस तरह से हटाया गया था। ठीक है, मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, बोलने तो दीजिए। अभी दूसरा तो लिया है सर, राम मंदिर बताइए, राम मंदिर बताइए। अभी लोग कश्मीर में चर्चा बाद में करेंगे, एक लाइन में भाग नहीं जाएंगे। हाँ बोलिए 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 बोलिए। राम मंदिर पर जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तथ्यों के आधार पर आया क्या? भावना के आधार पर, आस्था के आधार पर आया? दुनिया की कौन अदालत आस्था के आधार पर फैसला देती है? उस दिया हमारी अदालत। सर सुनिए ना, इसीलिए वो सवाल जो आपने मूल उठाया था, मैं उस पर आया था कि बहुसंख्यक का तुष्टीकरण कैसे है, ये मुझे कोई समझाए। ये जो फैसले की जिक्र कर रहा हूं, ये भी बहुसंख्यक नहीं है ना। यही तो सबसे बड़ी समस्या है पर अदालत फैसले कि हम लोग से मतलब जो चीज एकदम सामने दिख रही है उसको भी हम झुठला देते हैं कि नहीं साहब ये बहुसंख्यक तुष्टीकरण है। यही तो समस्या है। हर्षवर्धन जी, राम मंदिर का मुद्दा 22 जनवरी के बाद भव्य पैमाने पर देश में होगा। इस पे दो हमारे विद्वानों ने कहा कि ये एयर में चलता रहेगा, वातावरण में है। राम कृपाल जी कह रहे हैं कि इस वन ऑफ द एजेंडा एंड मेन इश्यूज। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि इसका असेसमेंट कैसे किया जाए, जो सर्वविद्यमान जो दिख रहा है उसका असेसमेंट आप कैसे कर रहे हैं, बताइए त्रिपाठी जी। नीरज जी, आवाज अड्डा में अक्सर अभी परसों ही मैं मेरठ गया था तो वहाँ लोगों ने कहा कि नीरज जी बड़ी अच्छी डिबेट कराते हैं क्योंकि सुनाई सब साफ साफ देता है। तो इस डिबेट में कोई झूठ बोल दे वो ठीक नहीं है। अभी प्रेम कुमार जी ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि विधानसभा न होने से जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। क्या क्या कहा है मैं वो बता। ये आपके शब्द हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरे को झूठ बोलने से पहले सोचना चाहिए। प्रेम कुमार जी अब उनको बोल लीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोल रहे। उनको बोलने का मतलब मुझे गलत थोड़े कोट नहीं, आप आए तो करेक्ट कर देंगे। आप हमेशा हस्तक्षेप कीजिए, वो अपनी बात बोलें जो बोलना है। वो आएंगे तो आप करेक्ट कर दीजिएगा। सर एक मिनट सुनिए ना सर, प्लीज सुनिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने गलत कोट नहीं करता। नीरज जी, राम मंदिर वाली टिप्पणी में बाद में करूंगा, लेकिन इसको तो स्पष्ट करूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था 370 पर? पहला, अनुच्छेद 370 हटाना दुर्भावनापूर्ण नहीं है, जो सबसे पहले कहा गया। दूसरा, विधानसभा न होने से संसद के पास पूरे अधिकार। तीसरा, राष्ट्रपति ने जो निर्णय लिए वो पूरी तरह से सही रहे। चौथा, विलय के बाद जम्मू संप्रभु नहीं रहा। समझ रहे हैं ना? अब अगर ऐसे में प्रेम कुमार जी यहाँ झूठ बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं विधानसभा के न रहने से गलत तरीके से लिया गया, तो इसको दुरुस्त, गलत बात है। अब दूसरा, मैं प्रेम जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। आपने एक और बात ऐसे बोल दी क्योंकि सब साफ साफ यहां सुनाई देता। आपने कहा हमारे संविधान में लिखा है कि धर्म का इस्तेमाल नहीं करना है। कहां लिखा है जरा बताइए। अभय जी भी हैं, राम कृपाल जी भी हैं और नीरज जी तो एंकर कर ही रहे हैं। अब आप बताइए जरा कहां लिखा है संविधान में, किस जगह लिखा हुआ है कि धर्म नहीं आना चाहिए, राजनीति धर्म एकदम दूर दूर रह गए। जरा मुझे बताइए, दर्शक सुने जानना। देखिए, धर्म का इस्तेमाल हम राजनीति में नहीं करेंगे। चुनाव आयोग के तहत आप गोल गोल नहीं घुमाए प्रेम जी, गोल गोल नहीं घुमा रहे। बिल्कुल संविधान में किस जगह लिखा है बताइए, धारा बताइए, उपधारा बताइए, पन्ना बताइए, मैं बात करूंगा। सेक्युलरिज्म, अब इसकी भी धारा बतानी पड़ेगी क्या? सेक्युलरिज्म हमारे संविधान को मानता है। दूसरी बात, उसके बाद आप ये चुनाव आयोग धर्म का इस्तेमाल करने की आचार संहिता बनाता है। नहीं, अच्छा अपने पे कर लेना प्लीज प्लीज प्लीज। चुनाव आयोग है कि नहीं संविधान के तहत? हर्षवर्धन जी अब मैं मेरे मूल सवाल पे आ जाए। एक मिनट रुक गया। अच्छा रुक जा, मैं तब एकदम क्लियर कर देता हूँ। मैंने दोबारा मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूँ, मैं चुनौती किसी को नहीं दे रहा हूँ, बहुत छोटा आदमी, अल्पज्ञानी हूँ। जो फैसला 370 हटाने के लिए इस सरकार ने लिया है उसको मैं कह रहा हूं कि चुनौती है। कोई लुमिनियर बैठ के बता दे कि गलत लिया गया है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना था उसमें। प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं समझ में आ रहा, पढ़ लीजिए जाके सर, उस ऑर्डर को पढ़िए, प्रोसेस को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई अदालत उसको नहीं रोक सकती थी। बात खत्म। अब प्लीज उसमें और मूल प्रश्न में, वरना हम लोग भटक जाएंगे। हर्षवर्धन जी
मुद्दा है कि नहीं 24 का? मैं मुद्दे पे ही आने के लिए ठीक कर रहा था। हाँ। झूठ और बहकाव ये नहीं चल सकता। अब जब हम कहते हैं राम मंदिर, जो आपका मूल प्रश्न है, हाँ, मूल प्रश्न, उस मूल प्रश्न को हम बताएंगे, आप बताएंगे, रामकृपाल जी भी बताएंगे, अभय जी भी बताएंगे। अब प्रेम जी को बताना चाहिए लेकिन मन से शायद नहीं बता। नहीं, मन से तो है उनका। राम मंदिर, ये कौन कह रहा भाई 90 के बाद का मुद्दा है? मैं आपको एक नाम बताता हूं, और चूंकि जब मैं कह रहा हूं तो ये नाम जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, थोड़ा कम से कम संदर्भ के साथ बात होनी चाहिए। निहंगों के 8वें वंशज हैं जत्थेदार हरजीत जी। उन्होंने आज एक बात कही है। उन्होंने कहा हमारे पूर्वजों ने कब्जा कर लिया था बाबरी को, जो राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। सिख हैं, सरदार हैं, वो बड़ी कोशिश की गई, सरदार अलग हैं, हिंदू अलग हैं। वो कह रहे राम हमारे पूर्वज हैं और हमारे पूर्वज निहंग गए थे, कब्जा कर लिया था 550 साल पहले। अब हम वहां लंगर चलाएंगे। ये राम भारत की आत्मा है। ये राम किसी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के भेद में नहीं आते हैं। उन रामलला विराजमान के मंदिर पर एक आतताई बाबर ने, उसके सिपह सालारों ने मस्जिद बनवा दी। बरसों लड़ाई लड़ी। 1989 में पालमपुर अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में आने के बाद कोई राम मंदिर मुद्दे में नहीं आया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने इसकी लड़ाई की शुरुआत नहीं की थी, लेकिन हां, वो इसके साथ तन मन धन से प्राणपण से लगे रहे। स्वयं सेवकों की जान चली गई। राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी की 4 राज्यों की सरकार चली गई, नहीं हिले वो। उन्होंने कहा राम मंदिर हमारे एजेंडे में है, हम इस पर वोट नहीं मांगते हैं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर वोट नहीं मांगेगी, लेकिन राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की आत्मा का हिस्सा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद की आत्मा का हिस्सा है। और इसीलिए जो सीखचों से राम मंदिर निकलते हैं, वो लड़ाई वो लड़ते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि कितने लोग हमें सांप्रदायिक कहेंगे। अब आप सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जाने वाला सांप्रदायिक है या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ रहने वाला सांप्रदायिक? फांसीवादी कौन है? जो देश के संविधान को नहीं मानता या जो देश के संविधान को मान रहा है? ये फर्क समझिए। और तब का फर्क चला गया जब कुछ मठाधीश संपादक तय कर लेते थे और बता देते थे देश को, कह रहे नहीं नहीं नहीं, दिस इज ए कम्युनल एक्ट। क्या नॉनसेंस है ये? कम्युनल एक्ट हो गया। और इस देश के लोगों को जिस तरह से चिन्हित करने की कोशिश की गई, जय श्री राम कहा गया, सांप्रदायिक हो गया। इजाजत है इनको, जय श्री राम कहा, काउंटर करने दीजिए। हाँ, मैं दूंगा सर, आता हूं जी। नहीं, अरे ये तो वॉर क्राई है। ये तो 10 मिनट बोलेंगे, 15 मिनट बोलेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस देश का हर हिंदू जानता है कि क्या हुआ है। और ये आप नहीं कि निजी आस्था का विषय है। कैसे समझाते थे? कहे आपका निजी आस्था का विषय है, घर में करो, और जब अयोध्या जाओ तो शिक्षो में जाके राम दरबार का। अरे नहीं, तो सलमान खुर्शीद क्यों जाना चाहते हैं? उनको क्यों इनविटेशन चाहिए अगर निजी मामला अपने घर में बैठे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, करें, इसीलिए कह रहा हूं जी कि ये कोई किसी को कुछ अलग से बैकग्राउंड या फ्रंट म्यूजिक लगाने की जरूरत नहीं है जी। रुके का मसला है ये नीरज जी। प्रेम कुमार जी, सबको पता है कि किस तरह से इसको गलत तरीके से पेश किया गया। जो संविधान और सर्वोच्च न्यायालय विरोधी हैं, जो राम मंदिर विरोधी हैं, वो फांसीवादी हैं, सांप्रदायिक हैं। ये होना चाहिए। प्रेम कुमार जी, अभी बीच में मत बोलना भाई हर्षवर्धन जी। प्रेम कुमार जी, छोटे में काउंटर रखो। छोटे में तो हम यही बोल सकते हैं कि आपने वो तस्वीर देखी होगी कि राम मंदिर, रामलला को कैसे नरेंद्र मोदी जी मंदिर में उनको राह दिखाते हुए ले जा रहे हैं। आपने अभी हाल में वो देखा होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे प्रेम कुमार जी गले में माला पहन रहे हैं। ये छोटे में यही है। देखिए राम का जिस तरीके से महिमा मंडन ये कर रहे हैं वो हर्षवर्धन नहीं, प्लीज लंबा आपका हो जाएगा। प्रेम कुमार जी, राजनीति में वोट लेने के लिए श्री राम का इस्तेमाल हुआ है, इससे बड़ी सच्चाई। प्रेम कुमार जी, हर्षवर्धन तो यहाँ तक बता रहा, मैं तो कह रहा हूँ उनको हक है लेने का। नीरज जी, पालनपुर में अधिवेशन में पहली भारत की पार्टी और आज तक जिसने रेजोल्यूशन पास करके कहा कि मैं राम मंदिर के किसी भी आंदोलन के साथ हूं, बनना चाहिए साथ हूं, और आज तक उनके रेजोल्यूशन में है। यहां तो लोग दर्शन करने में जाने में डरते हैं
कि दर्शन करने चले गए और फोटो डाल दी, पता नहीं कांग्रेस में बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हिंदू राष्ट्र जो है, तो राष्ट्र उनको तो ये हक है, अगर उन्होंने इस पर स्टैंड लिया तो उनको हक है। सर संविधान सम्मत नहीं होगा। सर प्रेम कुमार जी आप अगर आप वो, अरे प्रेम कुमार जी सुनो ना सर, इतनी गंभीर चर्चा में आप उसको ट्रिविलाइज कर रहे हो। मोदी जी की वो फोटो दिखा रहे हो, उस पर इस गंभीर विषय को आप चर्चा करो। बस थोड़ा रुकिए ना, राम कृपाल जी जाते हैं। राम कृपाल जी आइए सर, आइए। प्रेम कुमार जी के मुद्दे का, अरे प्रेम कुमार जी लोगों को भी, मुझे भी मौका दीजिए। हाँ बोलो राम। देखिए एक चीज ये है, जो फैक्चुअल गलतियां यहाँ बोली जा रही हैं, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। जी जी बताइए सर। आप याद कीजिए, शाह बानो का फैसला आया था 85-86 में, याद है ना? बिल्कुल। 86 में 400 सीटें राजीव गांधी के पास थी। ये फैसला आया था। फैसला आते ही उन्होंने, चूंकि बहुमत था, तो फैसला आते ही जो कुछ भी उन्होंने वो चेंज कर दिया, ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जब राजीव गांधी को ये लगा कि इससे तो हिंदू नाराज हो जाएगा, तो अयोध्या का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया और वहां पे शिलान्यास राजीव गांधी ने करवाया। और पहली जो इलेक्शन मीटिंग थी अगले इलेक्शन की लोकसभा की, उसकी पहली मीटिंग अयोध्या में राजीव गांधी गए और उन्होंने कहा कि राम राज्य हम लाएंगे। तो मंदिर की लड़ाई तो कांग्रेस ने ही शुरू की, तिवारी जी और बूटा सिंह को भेज करके शिलान्यास करवाया अयोध्या में। ये सब 90 के पहले की बात है। तो देखिए राम कृपाल जी, आप अयोध्यावासी हैं सर। एक चीज और, नहीं आपको जो इतिहास पता, तो मैं एक चीज खाली हिंट कर रहा हूँ, आप उसको ही बताइए। हाँ। गोविंद बल्लभ पंत जी और पंडित जी के बीच में एक पत्राचार हुआ था, उसको भी सर बताइए कि उन्होंने कहा था मूर्तियां निकाल के फेंक दीजिए इनको। पंत जी ने कहा था ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल बता रहा हूं कि मैं इतना कह रहा हूं कि उस समय सन 86 से लेकर के 89 तक राजीव गांधी ने जो हिंदू कार्ड खेला, आप एक एक चीज मैं बताऊं। तिवारी जी को कहा कि आप वहां उस स्थल पर जाइए, मैं मौजूद था। बूटा सिंह को दिल्ली से भेजा, शिलान्यास करवाया, ताला खुलवाया, उस पर ताला बंद था, और ये अयोध्या में जाके कहा कि राम राज्य हम लाएंगे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि जनसंघ जो हिंदू की ओरिजिनल कॉपी थी, राजीव गांधी एक फोटो कॉपी बन करके हिंदुत्व का लाभ लेना चाहे, लेकिन औंधे मुंह गिर गए। जनता ने कहा कि हिंदुत्व की ओरिजिनल कॉपी पहले से बाजार में है, उपलब्ध है, हम अब कोई फोटो कॉपी नहीं लेंगे। तो हिंदुत्व की सेवा करते हुए हिंदुत्व को पॉलिटिकल हथियार के रूप में जब इस्तेमाल करने में कांग्रेस फेल हो गई, उसके बाद बीएसपी का आंदोलन शुरू हुआ है। माफ कीजिएगा, ये याद कीजिए। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस बड़ी भारी हो रही है, सारा आप उत्तर प्रदेश में अयोध्या के लोगों से जाके पूछिए कि ये खुराफा, वो कहते हैं कि यही तिवारी जी और बूटा सिंह खड़े हुए थे और यही खुदाई हो रही थी, शिलान्यास हुआ और यही ताला खुलवाया राजीव गांधी ने। वीर बहादुर से कह करके मजिस्ट्रेट से कहो कि ताला खोले। तो देखिए होता क्या है कि सब मौका परस्त होते हैं, सब लेते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा कि जनसंघ अपने डीएनए से, जब वो कहती थी हिंदू राष्ट्रवाद, तब भी वो कहती थी रात को काम और खेत तो पानी। जी सर। यानी विकास और अपनी पहचान, ये दो चीजों को लेकर के राष्ट्रीयता, माओ से तुमने भी कहा है। जी राम कृपाल जी, आता हूं दोबारा से भी। एक साध है सब सदै, सब साध है सब जाए। प्रोफेसर साहब, दुविधा है बहुत सारी, इनको भी साध लो, उनको भी साध लो, कन्विक्शन के साथ एक साथ नहीं खड़े रहे। लेकिन मूल प्रश्न वही है ना, जो अभी इतनी चर्चा हो रही है, प्रेम कुमार जी इनके बीच नोकझोंक चल रही थी। असली इशू वही है कि ये इस इशू को अभी भी लोग अंडर एस्टिमेट करें, समझ नहीं रहे हैं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि आपके बैक ऑफ माइंड में ये बहुत अच्छे से है और होना चाहिए, क्यों नहीं होगी ये।
इसको बहुसंख्यक का अपीजमेंट कहना, मुझे लगता है ये नैरेटिव्स प्रेम कुमार जी आपने थोड़ा सा गड़बड़ा दिया। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं थोड़ा सा कुछ किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ और लिखने का भी शौकीन हूँ, इसलिए उस तरफ से बात करूंगा अपनी। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी दोबारा सत्ता में आई थी 1980 में, तो उन्होंने जिस तरह की राजनीति शुरू की, तो मैं जनसत्ता के संपादकीय पेज पे, मैं 1981-82 की बात बता रहा हूँ, ठीक तारीख याद नहीं है, तब मैं जनसत्ता में काम करता था। जनसत्ता 1983 में निकला, तो उसके बाद की बात बता रहा हूं। तो मैंने कांग्रेस की जो पूरी राजनीति थी इंदिरा गांधी के बाद की और राजीव गांधी के बाद की, तो मैंने उस पर एक लेख लिखा था। उस लेख का शीर्षक प्रभाष जी ने बनाया था, और उसका शीर्षक इस किस्म का था कि एक नरम हिंदू कार्ड खेला जा रहा है। अच्छा, उसी के बाद इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने एक संपादकीय लिखा। उसमें इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने लिखा कि आजकल जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसमें ये लोग सफेद खद्दर के कपड़े पहने हुए हैं, केवल भगवा वस्त्र पहनना बाकी है, रह गया है बस केवल, और बाकी उसी तरह की राजनीति हो रही है। आप देखिए, उस वक्त कांग्रेस पूरी तरह से केंद्रीय सत्ता पर काबिज थी, और कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कभी भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत या अल्प बहुमत भी केंद्र में प्राप्त होगा। तो मैं कहना ही, उसके बाद रजनी कोठारी ने एक बहुत मशहूर लेख लिखा, जिसका मैंने हिंदी में अनुवाद किया। उस लेख का शीर्षक था, इंदिरा ने बोया अडवाणी ने काटा। इंदिरा ने बोया अडवाणी ने काटा। अब रजनी कोठारी, ये सब लोग कोई आरएसएस के मेंबर नहीं थे। इसी तर्ज पे मैं अक्सर कहता हूं कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने बोया, मोदी और अमित शाह ने काटा। ये जो रामकृपाल जी पूरा जो संस्मरण, पूरी जो पुरानी बात बता रहे हैं, ये 100% सही बात बोल रहे हैं। इस देश में हिंदूवादी राजनीति करने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी से बहुत पहले कांग्रेस ने शुरू की थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बाल ठाकरे जो दक्षिण भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाते थे मराठीवाद से, जो मुसलमान विरोधी उस समय तक नहीं हुए थे, जब उन्होंने इंदिरा गांधी को गढ़वाल की और पहाड़ी राज्यों की सभाओं में मुसलमानों की देशभक्ति पर शक करते हुए सुना, जो कि ऑन द रिकॉर्ड है, तब उन्होंने कहा था, जब बीवी इंदिरा ऐसा कर सकती है तो मैं इस काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकता हूं। उसके बाद वो हिंदू हृदय सम्राट हुए। तो आजकल जो हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस की उस समय की राजनीति का संचित परिणाम है। ये कांग्रेस और भाजपा के विरोध का सवाल नहीं है। आज के जमाने में जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का समर्थन करो, भाजपा का विरोध करो, ठीक है, उनकी अपनी राजनीति और समझ हो सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो विश्वसनीयता प्राप्त है नरेंद्र मोदी को, राम मंदिर आंदोलन को, राम मंदिर बनने की प्रक्रिया को, उसके पीछे इस कांग्रेस की राजनीति के इस इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये आपने भी एक बात कही कि सोनिया जी, मनमोहन जी ने बोया और मोदी जी काट रहे हैं। उससे पहले ये क्या बोया था मोदी जी और सोनिया जी और मनमोहन जी ने? तो बिल्कुल साफ है, सोनिया गांधी ने 2014 के चुनावों की पूर्व संध्या पर एक वक्तव्य दिया था। वो जामा मस्जिद के शाही इमाम से मिलने गई थी, और उन्होंने कहा था कि सारे सेकुलर वोट एक हो जाएं। तो इस तरह के बहुत सारे वक्तव्य हैं। मनमोहन सिंह के वक्तव्य को जो तरह तरह से घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ को भी पेश किया जाता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसकी छवि क्या है? मेरा कहना है कि ये जो पूरा तरीका है राजनीति करने का, जिसमें आप राजनीति को दो तरह की सांप्रदायिकताओं की आपसी प्रतियोगिता में बदल देते हैं, ये जो उसका नतीजा ऐसे ही निकलता है जैसे इस समय इस देश में निकल रहा है। जी हर्षवर्धन जी, इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे कि ये जो कन्विक्शन या आपकी विचारधारा स्पष्ट तौर पे सामने होनी चाहिए, और उसके साथ आप कितनी मजबूती से खड़े रहते हैं बिना इसके डरे चुने कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, समय समय पर अपना छद्म रूप बदलता रहूंगा, तो फिर जनता उसी के साथ खड़ी होगी ना। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि ये दोनों तुलना इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व संस्करण जनसंघ कहें, उनको तो पहले से ही कांग्रेस और उस पूरे तंत्र ने कह दिया था ना कि ये तो गांधी के हत्यारे हैं, ये तो गोडसे वाले हैं, ये तो सांप्रदायिक हैं, ये तो फांसीवादी। क्यों सांप्रदायिक फांसीवादी कहा जाता था? इसीलिए ना, क्योंकि वो तब भी कहते थे कि भाई मुसलमानों ने देश ले लिया तो ये तो हिंदुओं का देश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यही बात तो कहता था ना संघ, जनसंघ भी यही कहता था। कोई अलग से वो कोई ऐसी बात थोड़ी ना कहते थे, लेकिन उसको सांप्रदायिक घोषित कर दिया गया। नाथूराम गोडसे हत्यारा था, उसको बिल्कुल गांधी जी की हत्या की, वो हत्यारा था, हम सब मानते हैं, संघ भी मानता है। लेकिन आप कहेंगे कि वो हिंदू आतंकवादी था जैसे ही कहने लगते हैं, तो फिर लोगों को लगता है कि ये आप क्या करना चाह रहे हैं भाई?
कौन सा ऐसा, क्या नाथूराम गोडसे किसी और तरह का राज करना चाहता था? कोई और उसकी मंशा थी क्या? किसी तरह का वो अलग राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा था? ऐसा तो कुछ था नहीं। और यहीं पर जाकर वो बात सामने लोगों क्या की। और देखिए, लंबे समय से कांग्रेस को लाभ मिला, अब गांधी जी का नाम, गांधी जी का काम कहां गया भाई? और आप देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, फिर से दोहरा रहा हूं कि स्वयंसेवक ज्यादा गांधीवादी हैं। गांधीवादी कांग्रेस राजनीतिक हो गए, स्वयंसेवक तो अभी भी गांधीवादी। स्वच्छता अभियान एक विषय है, लेकिन उसके अलावा भी कांग्रेसियों ने क्या क्या किया। और आप अगर ध्यान से देखिए, नेहरू जी तो पहले से बढ़िया एकदम शानदार शेरवानी पहनते थे, और गांधी जी ने कहा था गरीब जब तक है तब तक हम धोती पहने घूमेंगे। संघ के प्रचारक आपको कैसे मिलते हैं? मैं ये सिर्फ एक पैरेलल के लिए कह रहा हूं। लेकिन जहां तक राम मंदिर की बात है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, निष्ठा चाहिए, अंदर से चाहिए कि चाहे जो होता रहे, लेकिन हमारे भगवान हैं, हम उनकी आस्था में यकीन करते। दूसरा, जब कहते हैं तो अभी जो अभय जी ने एक लाइन की बात कही, ये ठीक बात है। नरेंद्र मोदी ने इस देश में एक मॉडल दिया, गुजरात मॉडल सिर्फ इस वजह से नहीं कि गोधरा गुजरात है, एक शानदार अर्थव्यवस्था, तरक्की, डेवलपमेंट का मॉडल, उसको हिंदुत्व के साथ जोड़ा। अब जरा आप सोचिए, राम आए मंदिर में, उससे पहले दुनिया की सारी होटल चेन कह रही है अयोध्या में जगह दे दो, दुनिया के सारे दूतावास कह रहे हैं हमको जगह दे दो। और आज जो अर्थव्यवस्था, अगर हम राम मंदिर के लिहाज से अर्थव्यवस्था कहें, तो जहां 5 लाख खाते में होता था, आज वहां 5 करोड़ है। जी। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि हिंदुत्व और विकास कितना शानदार मॉडल है, कितनी आसानी से काम करेगा। जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अगर मन विचलित हो ना, तो विकास काम नहीं आता दोस्त। बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी चीज़ें हैं, सरकारें वहाँ देने के लिए एकदम पलक पाउडर रेड कारपेट बिछाए रहती, फिर वहाँ कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे अशांति है, वहाँ पे सिस्टम नहीं है, चीज़ें धरातल पे वैसी नहीं जैसी विकास के लिए चाहिए। तो जो भी बातें आप लोग कर रहे हैं विकास की, वो तो बहुत प्राथमिक ज़रूरत है, लेकिन कंट्रडिक्शन वहीं पे आता है जब आपका मन शांत है कि नहीं है, आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं। ये इशू मैं इसलिए आज लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि 22 के बाद एक बहुत बड़ी बहस भी इस पर होगी। बहुत सारे लोग कहेंगे सलमान खुर्शीद जी बिल्कुल बेताब हैं कि मेरे को इन्वाइट करिए, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो ये कॉन्टेक्स्ट में आएंगी चीज़ें। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर इसको और आगे बढ़ाएंगे। अब आज अड्डा में रात चर्चा हो रही है 2024 के लिए क्या राम मंदिर एक बड़ी थीम, बड़ा एजेंडा, बड़ा इशू बनेगा और जो चुनावों पे हावी रहेगा। एक चीज़ में और जोड़ते हैं, अभी चुनाव से कुछ समय पहले, साल भर पहले कह लीजिए, जाति का कार्ड खेला गया, मंडल और कमंडल, उसको पॉलिश्ड वे में 2 चीज़ें रखी गई कि नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की, वहाँ पे एक रिसर्च सर्वे भी आया बिहार में, और इसको एक कार्ड के तौर पे रखा गया कि साहब ये हो सकता है इसका काउंटर एक बने आर्गूमेंट। हर्षवर्धन जी बहुत क्विक, अच्छा मेरे पास टोटल 12 मिनट है, 3-3 मिनट आप लोगों के लिए हैं। हर्षवर्धन जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपको जानना, बताइए ये आपस में मंडल कमंडल की लड़ाई भी देखते हैं क्या आप 24 में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये मंडल कमंडल जैसी कोई लड़ाई है, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, ये एक जिसको कहने की भ्रम है, मृग मरीचिका जो राजस्थान के रेगिस्तान में दिखती है। मंडल कमंडल जैसी कोई चीज है नहीं, ना तो आज की तारीख में मंडल है ना कमंडल है। आज की तारीख में देश की जो 1-2 चीजें हैं, देश की संस्कृति विरासत के साथ इसका विकास, इसका उत्थान। और एक चीज और समझिए, बिहार की जाति गणना बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है। अब लगभग सारी जातियां एक बराबर आकर खड़ी। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा है, तो कोई कह सकता है कि तो ब्राह्मण है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन ये आप जरा अपने आसपास से देखिए, जिस तेजी से शहरीकरण हुआ है, जिस तेजी से लोग फ्लैट्स में गए हैं, जिस तेजी से निजी उद्योग आए हैं, वो हायरार्की एकदम बदल दिया, जीवन बदल गया। अब उसमें आप ये बात करते हैं तो हो सकता है कुछ लोग सोशल मीडिया पर वो बोलते हुए दिखे। और इन 5 राज्यों के जो चुनाव थे, उसमें से विशेष करके 3 राज्य जो हिंदी पट्टी वाले थे, यहां सबसे ज्यादा प्रभाव दिखना था, हुआ उल्टा। ये पूरी तरह से विफल, पूरी तरह से साजिशी लगता है। और जो भी लोग थोड़ा सा आगे बढ़ गए, जिनकी जेब में 4 पैसे हैं, वो तो बिल्कुल इसके खिलाफ है। उनका कहना कि हमें जिस वजह से मिला उसको ये पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं, फिर से वही जाति गणना, जाति आधार पर सब कुछ करना। ये कार्ड चलने वाला नहीं है, और मुझे तो लगता है इसका नुकसान हो रहा है। इसका दूसरा पहलू क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने जब से उसको यह अवसर मिला, बिना कुछ किया, उसको कहा जाता था ब्राह्मण बनिया पार्टी। उत्तर प्रदेश में जाति आधार पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण है, लेकिन उसने कभी ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं दिया। तो क्या हुआ, क्या सवर्ण उसके साथ छोड़कर चले गए? नहीं गए। अब उसको राजस्थान में मौका मिला तो एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन आप देखिए, आदिवासी हो, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटा के यादव को बना दिया।
लेकिन बाबूलाल गौर यादव उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के 2004 में बना दिया था। तो मुझे लगता है अब जनता के पास इतने दृष्टांत है, इतने उदाहरण। पहले भाजपा के पास सत्ता नहीं थी तो उसको सीधे कांग्रेस कह देती थी, कह रहे भाई बताओ तुमने किया क्या। वो क्या करे भाई, उसके पास जब कोई अवसर नहीं मिला जेल, लेकिन जब अवसर मिला उसने सामाजिक संतुलन साधा। और मैं ये कहूंगा कि जो नारा नरेंद्र मोदी देते हैं सबका साथ सबका विकास, वो सबसे ज्यादा उन्होंने किया है। इसमें अब कोई बहस नहीं, ये तथ्य है। ठीक है प्रोफेसर दुबे जी, ये बताइए कि कांग्रेस और इंडिया तो इसको बहुत बड़े पैमाने पर कह रहे हैं जाति जनगणना करेंगे, बहुत ज़रूरी है, और राहुल जी तो पता नहीं तरह तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल भी गिनाते हैं। क्या ये इनको कुछ लाभ होगा, चलेगा 24 में, कवर करेगा इनके लिए? अभी देखिए क्या हुआ, अभी जब ऊपर से ये बार बार कहा जा रहा था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, अशोक गहलोत ऐलान कर रहे थे अगर हम जीते तो हम जाति जनगणना चलाएंगे, लेकिन जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो मझोले और नीचे स्तर के कार्यकर्ता थे, वो जाति जनगणना का सवाल नहीं उठा रहे थे। यानी जिनका जनता से सीधा ताल्लुक था वो जाति जनगणना का सवाल नहीं उठा रहे थे। उसकी वजह थी, उसकी एक व्यवहारिक वजह थी। उसकी व्यवहारिक वजह थी, उनको लगता था अगर वो जाति जनगणना का सवाल धरातल पर उठाएंगे तो जो ऊंची जातियों का वोट है, जो थोड़ा बहुत उनको मिल सकता है, वो और भी ज्यादा फिरंट हो जाएगा। इसलिए वो इस दुविधा में रहे। और दरअसल जाति जनगणना के प्रश्न का जमीनी स्तर पर इन तीनों राज्यों के चुनाव में कोई परीक्षा भी नहीं हो पाई, और यही हाल उसका आगे भी होने वाला है। देखिए, जाति जनगणना के पीछे एक ये जो तर्क है कि उसके कहने से, उस जाति जनगणना हो जाने से जो नीतियां बनाने हैं उनकी टारगेटिंग अच्छी होगी, ये तो एक तर्क है, इस पर विचार किया जा सकता है, ये तर्क ठीक भी लगता है मोटे तौर पर। लेकिन जाति जनगणना कहने से सारे बैकवर्ड वोट भाजपा से निकलकर दूसरी तरफ चले जाएंगे, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत ज्यादा 90 के दशक से अभी तक जमुना चंबल में बहुत पानी बह गया है। देखिए 90 के दशक में, अगर बार बार मैं, मेरे ख्याल से आपके मंच पर भी मैंने कई बात कही है कि 90 के दशक में अगर ये बात होती तब जातिगत जनगणना के लिए आंदोलन चलाया जाता, उसका आग्रह किया जाता, अगर वो हो जाती तब उसका असर दूसरे तरह का होता। आज भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है उसमें ऊंची जातियों के साथ साथ शूद्र जातियां बड़ी मजबूती के साथ जुड़ चुकी हैं। और इन तीन राज्यों के जो पोस्ट पोल सर्वे CSDS लोक नीति ने किया है, उस पर आप देखें तो वहां पर इन दोनों के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। जो नीतीश कुमार जी हैं, या इन्होंने सोच समझ के तो इस मुद्दे को पकड़ा होगा? नहीं, मुद्दे को तो उन्होंने पकड़ा, और उस मुद्दे को जब शुरू में पकड़ा तो थोड़ा भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी बेचैनी भी हुई, और बेचैनी उनके वक्तव्यों में भी दिखाई पड़ी। लेकिन उसका कोई आज की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि उसका कोई चुनावी असर होगा या चुनावी असर हुआ है अभी तक। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है सर? देखिए, जिस तरह से हम ये कह रहे थे कि राम मंदिर का मुद्दा ही डिसिसिव नहीं होगा, उसी तरीके से यह भी बात है कि कोई जातीय जनगणना का मुद्दा कोई डिसिसिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जाति जनगणना की जो बात है, इसको जातिवाद बोल करके जो डिबेट है वो डिबेट बढ़ेगी कि जाति जनगणना तथ्यात्मक रूप से और जरूरी चीज है या कि जातिवाद है, ये डिबेट बढ़ेगी और चुनाव का मुद्दा भी होगी। तो लेकिन ये चुनाव डिसाइड कैसे होगा? मुझे लगता है कि जो गठबंधन है वो गठबंधन अपने आप में एक बड़ी ताकत है, क्योंकि बाइपोलर इलेक्शंस होने लगे हैं, अब स्वरूप बाइपोलर हो रहा है। तो बीजेपी को भी जो 224 सीटों में 50% से ज्यादा वोट शेयर मिले हैं, इसके अलावा गैर बीजेपी दलों की भी संख्या है 117 है करीब, जिसको कि 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। और बीजेपी ने अपना वोट शेयर जिस तरीके से 2014 के मुकाबले बढ़ाया है, तो गैर बीजेपी दलों ने भी वैसी सीटों की संख्या बढ़ाई है जहां 50% से ज्यादा वोट शेयर हैं। तो अब है कि 50% के करीब कौन ज्यादा पहुंचता है, किसके पास ज्यादा सीटें होंगी, तो ये महत्वपूर्ण बात है। एनडीए पिछले बार थोड़ा ज्यादा मजबूत था, इस बार कम, क्योंकि उसके कुछ परिस्थितियां बदली हैं। प्रेम कुमार जी, आप कह रहे हो कि ये वाला भी नहीं चलेगा, वो नहीं, तो क्या चलेगा फिर? आप लोग तो मतलब ये वाला मुद्दा भी खारिज कर दे रहे हो, चलेगा क्या? इंडिया के पास फिर क्या रहेगा भाई? लाभार्थी योजना तो उनके हाथ में है नहीं। आ रहा हूँ रामकृपाल जी, आ रहा हूँ, एक छोटा जवाब पहले प्रेम कुमार जी से आपको बताता हूँ। देखिए, देश में बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, चलेगा, और
आपको जो इधर भावनात्मक मुद्दा है वो भी चलेगा। भावनात्मक मुद्दे में आप जातीय जनगणना को लोग कहते हैं, लेकिन किसी हद तक भावनात्मक भी होता है, लेकिन ये दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं और धार्मिक मुद्दा भी है। मगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो सवाल है और इसके बाद संघीय ढांचा जो टूट रहा है, रीजनल पार्टीज जो और रीजनल लोग, देश के अलग अलग हिस्से के लोग जो अपने आप को डिसअटैच महसूस कर रहे हैं, वो सब मुद्दा बन रहा है। नहीं तो गठबंधन ही नहीं बनता, पैरेलल में गठबंधन ही नहीं बनता। जी जी, जो ये गठबंधन बन ही इसलिए रहा है कि देश के लोकतंत्र को बचाने का एक अंतिम अवसर के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि उसके बाद शायद ये अवसर ना मिले। ये इस नोट जी, के प्रेम साथ कुमार सर, समय कम थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ। रामकृपाल जी। प्रेम कुमार जी के आशावाद को मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, और बहुत जितने आशावादी हैं वो लेकर के अपनी, तो मैं उसकी दाद देता हूं। देखिए नीरज जी, प्रेम कुमार भाई अभी कह रहे थे 3 तारीख को जब चुनाव नतीजे आए तो शाम को कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ एक प्रवक्ता ने कहा कि तेलंगाना के चुनाव से यह साबित हो गया है कि अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम क्षेत्रीय पार्टियों को हरा सकते हैं। यह कांग्रेस का था। और प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि व्याकुल है क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़े होने के लिए। अब मुझे नहीं पता कल क्या होगा, खैर कल देखिए। इस देश में आजादी से लेके अब तक इस देश की एक कम पढ़ी लिखी से ज्यादा पढ़े लिखे लोग एक तथ्य को जानते हैं कि 5 साल केंद्र में वही चल सकता है अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस का हो या भाजपा का। दूसरा होगा तो नहीं चलेगा। तो कम से कम 2024 के लिए इस देश की जनता चाहे जिसे चुने, लेकिन ऐसे को चुनेगी जो कम से कम 5 साल केंद्र में सत्ता में काबिज रहे। अब ये देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। साहिर का एक लाइन है एक शेर की कि निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं। अब अपने भटकते कदमों को मंजिल का निशा मालूम नहीं। कांग्रेस पार्टी कल तक कहती थी कि जाति पर न पात पर, इंदिरा की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आज वो कांग्रेस कह रही है कि जाति सब कुछ है। जो कांग्रेस राजीव गांधी कहते थे कि हम राम राज्य लाएंगे, हमने ताला खुलवाया है, हम राम के इतने बड़े भक्त हैं, आज वो तो कांग्रेस जो है इतने भटकाव से गुजर रही है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो है क्या, और जनता नहीं समझ पा रही कि आप कहाँ खड़े। आप अपनी दिशा तो तय करें। राजीव गांधी ने जो भाषण दिया था जाति के खिलाफ, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। नीतीश जी एक फार्मूला दे देंगे, राहुल जी के ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। भैया समझ में नहीं आता है छतरी किसकी होगी, छतरी के नीचे खड़ा कौन होगा। तो जहां विपक्ष इतना कंफ्यूज्ड हो, वहां आदमी मजबूरी में भी कम से कम जो है उसी को चलाएगा, ताकि उसका कोई विकल्प जब दिख ही नहीं रहा है। तो मैं तो एक ठेठ बात कहता हूं कि भैया जो है कम से कम वही ठीक है। वो कहते हैं ना, आधी छोड़ पूरी को धावे और पूरी मिले न आधी पावे। तो कम से कम जनता जो भी आज का शासन है चाहे जैसा है, जब तक उससे एक बेहतर विकल्प आपको दिखाई नहीं पड़ेगा तब तक आपके पास लोग नहीं जाएंगे। जी प्रोफेसर साहब 30 सेकंड सिर्फ आपके लिए फाइनल कमेंट। विकल्प हाँ बहुत छोटा समय सर। हाँ, मैं तो वही बात एक बार फिर कहूंगा। मुझे लगता है कि मोदी जी की जो राजनीति की मेरी समझ है, उसमें मोदी जी राम मंदिर मुद्दे के ऊपर वोट नहीं मांगेंगे, और वो उन्होंने पिछले 5-10 साल में जो किया है उसके आधार पर वोट मांगेंगे। राम मंदिर मुद्दा पहले भी था, अभी भी है, और राम मंदिर बन जाने, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बावजूद भी उसने भारत के इस पूरे आंदोलन ने, भारत का जो राजनीतिक विमर्श है उसको बहुत ही अंतिम रूप से बदल दिया है। और ये श्रेय राम मंदिर मुद्दे को जाता है। हमें पसंद हो या ना पसंद हो, ये भारत का राजनीतिक यथार्थ है। ये जो आपने अंतिम लाइन कही सर, यही तो इस डिबेट का कोर था कि एक विचार बदला है लोगों के मन में।
इसीलिए वो बहुत सारी चीज़ें उसके इर्द गिर्द आपको आती हुई दिखेंगी। ये मुद्दा इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि ये बहुत सालों के संघर्ष, और जो लगता था ये कभी हो ही नहीं सकता, ये लगभग असंभव मान चुके थे लोग, वो हुआ है। 370 असंभव मानते थे लोग, हट ही नहीं सकता। बहुत सारे लोगों ने चैलेंज किया था कि हटा के दिखाओ, वो हटा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वो कहते थे ना, जो कहा सो किया, उन्होंने कर दिया है। इसलिए उनको वोट मांगने का भी हक है। इसको कोई भले ही कहे कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल देखते हैं अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बदलेंगी, उस पर चर्चा होगी। आज सब मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।